बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21, ट्यूसडे, सितंबर 23। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा एक डिफरेंट फॉर्मेट में है। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा जो हमारी क्लासेस फिजिकल होती थी, हम सब एक ही बिल्डिंग में एक ही रूम में मौजूद होते थे। आज एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, हम इसको ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से अपने टीचिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल को लेकर आ सकते हैं। किस तरीके से हमारा टीचिंग का मेथड ऐसा हो जिसके अंदर आपकी जो हाइब्रिड जो ऑनलाइन लर्निंग भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस के साथ जो आपकी टीचिंग होती है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, उन दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करके एक हाइब्रिड मॉडल बना सकते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा एक थोड़ा सा लेक्चर का रिकैप कि हम इतने दिनों से किस टॉपिक के ऊपर किस मौजू पे बात कर रहे थे। तो हमारा जो मौजू चल रहा था वो शुरू हुआ था ईमेल्स, और ईमेल से फिर हम पहुंचे थे स्पैम के ऊपर। हम जानते हैं कि स्पैम से मुराद होती है जंक मेल, एक ऐसी मेल जो आप नहीं चाहते कि आपको मिले, लेकिन आपके ऊपर थोप दी जाती है, आपके ऊपर वो लागू कर दी जाती है और आप उसको देखने पे पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज जो है स्पैम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल तक महदूद नहीं है। स्पैम का आगाज तो हुआ ही आपकी पोस्टल सर्विसेज था कि पोस्टल सर्विस के जरिए से घर के अंदर जो है वो लोग हजार किस्म के इश्तहारात और हजार किस्म के एडवर्टीजमेंट्स लोग भेज देते थे। और अच्छा, पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारी पोस्टल सर्विस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, तो ये इसका इतना ज़्यादा रुझान पाकिस्तान में नहीं रहा। अलबत्ता फिर हमने देखा कि एक दो दिहाई कबल घरों में पम्फलेट्स फेंकने का बहुत ज़्यादा निज़ाम था और लोग हर तरह के पम्फलेट्स घर पे फेंक के जा रहे थे। आप इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए होते थे तब भी वो बसों के अंदर फेंक के चले गए। तो उन सबको मतलब संभालना उठाना एक बहुत बड़ा मुसीबत होता था। दसियों किस्म के इश्तिहारात उस पर मौजूद होते थे। बहरहाल दुनिया जो है वो इंटरनेट की तरफ मूव करने लगी, हम इंटरनेट की तरफ आए, तो फिर हमने देखा कि यही स्पैम जो है अपने साथ साथ डिजिटल दुनिया के अंदर भी दाखिल हो गई। अब बजरिया ईमेल भी आपको स्पैम भेजी जा सकती है। मोबाइल का जमाना आया तो बजरिया एसएमएस लोग भेजने लगे। सोशल मीडिया का जमाना आया तो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से स्पैम को भेजने लगे। अब अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि बाज दफा हम अपनी मेल जब किसी को भेजते हैं तो हमारी अपनी मेल भी जो होती है वह दूसरे के स्पैम फोल्डर के अंदर चली जाती है। हम किस तरह से इस बात को इंश्योर करें कि हमारी जो मेल है वो स्पैम फोल्डर के अंदर ना जाए, हम ऐसे क्या तरीकेकार इख्तियार कर सकते हैं। तो उसके अंदर फिर हमने इस बात को डिस्कस किया कि भाई जो इतने सारे पॉइंट्स हम इतने तमाम क्लासेस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम जो है अपना एक हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोफेशनल हो, उस ईमेल एड्रेस के अंदर बहुत सारे नंबर्स हमने ना डाले हुए हों। ओके, लगे कि हाँ जी ये किसी इंसान ने ईमेल एड्रेस बनाया, किसी मशीन ने, किसी रोबोट ने नहीं बनाया और संजीदा आदमी इसके पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम है तो आपका ईमेल एड्रेस से आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा हो, आपके ईमेल के अंदर एक सब्जेक्ट हो, ओके, बॉडी उसके अंदर हो। पहली दफा किसी को ईमेल करें तो खामा खाम में लिंक्स ना डालें, खामा खाम में उसके अंदर अटैचमेंट ना डालें। ईमेल के अंदर आपकी जो है बॉडी का होना बहुत जरूरी है, बॉडी जरूर हो आपकी ईमेल के अंदर। इसी तरीके से बाज लोग जो है ईमेल करते वक्त कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ख्याल नहीं रखते। ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, तो उसके नतीजे में जो सिस्टम होता है वो ये एज्यूम करता है कि यार ये बंदा जो है ना गड़बड़ है और इसने जो है ना ये हमें स्पैम भेजी है, तो वो आपकी ईमेल को डिटेक्ट करता है और उसको स्पैम फोल्डर में भेज देता है। और इसी तरीके से कैप्स का इस्तेमाल करना, अपर केस का इस्तेमाल करना। ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है उसमें कैप्स को इस्तेमाल करने को समझा जाता है कि वो है कि चिल्लाया जा रहा है, चीखा जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ लोगों को एटिकेट्स नहीं होते हैं और लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन जब आप इस तरीके से कोई मेल वगैरह करते हैं या एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज भेजते हैं जिसके अंदर आपने तमाम कैप्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो बदतमीजी भी है और उससे ये इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा चिल्ला रहा है। आप मेरे मैसेजेस में देखेंगे कि मैं जब उसी वक्त कैप्स का यूज करता हूं जब मुझे किसी बात पे स्ट्रेस देना होता है, डेडलाइन, असाइनमेंट की डेडलाइन, तो डेडलाइन को जो है मैं कैप्स में कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उन मौके पे जो है डेडलाइन के वर्ड को मैंने कैपिटल में कर दिया और किसी बात के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी हो, लेकिन ये काम ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मैसेज कैप्स में होता है। अच्छा, इसी तरीके से आपका जो एक मशहूर जमाना जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क्स,
अब हमारे यहाँ लोग जो होते हैं पीरियड या फुल स्टॉप, ओके, फुल स्टॉप या पीरियड दोनों अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बाज दफा उसकी जगह वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा लगाते हैं। अगेन अगर आप इंग्लिश ग्रामर की रूल्स पे फॉलो करें तो खास खास मौके पर ही ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो इस किस्म की जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से जो आपकी मेल होती है वो चली जाती है स्पैम फोल्डर पे। अब आप सोचें कि आप जो है किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपनी रेज्यूमे जो है बना के भेजी, बहुत मेहनत से आपने अपना सीवी बनाया, उसको टीचर से आपने रिव्यू कराया, सब कुछ दिखा दिया। अब जब आप उसको आपने बजरिया मेल भेजा तो पता चला कि आपकी जो रेज्यूमे है वो चली गई स्पैम फोल्डर पे। तो स्पैम फोल्डर पे गई, अब आप परेशान हैं, सोच रहे हैं कि यार अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया, क्या हो गया है, कोई मुझे अभी तक जॉब के लिए हायर क्यों नहीं कर रहा, फला स्कूल वाले फला जो लोग हैं वो अजीब लोग हैं या जवाब ही नहीं देते। और पता चला कि आपकी जो मेल है वो पहुंची हुई है स्पैम फोल्डर के अंदर। तो देखें कितना आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी को कोई अपना मेल कर रहे हैं तो आप इन तमाम रूल्स का ख्याल रखें, ताकि आपकी मेल जो है स्पैम फोल्डर में ना जाए। अगर आप इन एटिकेट्स का ख्याल रखेंगे तो आपकी मेल जो है वो स्पैम फोल्डर के अंदर नहीं जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी टीचर के पास अपना असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि असाइनमेंट सबमिट कराते वक्त उसको हम एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, देखने में अच्छा लगे, बुरा ना लगे। तो इस बात का यहाँ पे भी यही ख्याल रखना चाहिए कि हम जब किसी के पास जा रहे हैं तो हमारी मेल कैसे जा रही है, देखने में कैसे लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में जाते हैं और आपके कपड़े मैले कुचैले हैं, फटे पुराने हैं, या आपकी चप्पल टूटी हुई है, तो शायद आपके बारे में इंप्रेशन अच्छा ना पड़े और ये कहा जाए कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो इस सूरत के अंदर तो जाहिर सी बात है, या इवन चले शादी की एग्जाम्पल ले लें। शादी हॉल पे अगर आप जाते हैं और शादी हॉल के अंदर आपने फटे पुराने कपड़े पहन के गए हुए हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं, तो लोग शायद आपको दरवाजे पर ही रोक दें कि भाई कौन है, क्यों हो, किससे मिलना है। तुम अब आप कहेंगे जी मैं तो जी दूल्हे को मैंने अपनी गोदों में खिलाया है पिलाया है। लेकिन पता चलेगा कि वो साहब कहेंगे, जो दरवाजे पे दरबान होंगे, चौकीदार होंगे, वो कहेंगे भाई जा माई जा, ये जो है ना, ये जब सब मेहमान चले जाएंगे तो बचा हुआ खाना तुम्हें दे देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। तो आप देखें कि हर जगह के अपने एक एटिकेट्स होते हैं। आप शादी हॉल में जा रहे हैं तो वहां पे खास यूनिफॉर्म में, खास लिबास में आपको वहां जाना जरूरी है। आप नहीं जाते तो आप ऑकवर्ड से फील करेंगे। आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो वहां पे हम आपसे फॉर्मल ड्रेस एक्सपेक्ट करते हैं। पता चले कि वहां पे आप फॉर एग्जाम्पल आप शादी वाले कपड़ों में चले गए तो लोग समझेंगे भाई ये क्या हो गया, उसको इतनी ड्रेसिंग की तमीज नहीं है। तो इसी तरीके से ईमेल के अंदर भी कुछ एटिकेट्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उन एटिकेट्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो मेल है वो इंशाल्लाह स्पैम फोल्डर के अंदर नहीं जाएगी। आपकी अपनी क्लास में इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि स्टूडेंट्स ने मुझे मेल की वो स्पैम फोल्डर में चली गई। अब उसके बाद फिर हमने शुरू किया था स्पैम, और स्पैम से फिर हम पहुंचे थे स्कैम के ऊपर। अब ये बात हम बता चुके हैं क्लास में, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि स्पैम का मतलब तो हो गया अनवांटेड मैसेजेस बजरिया ईमेल, बजरिया एसएमएस, बजरिया सोशल मीडिया, या बजरिया कॉल। कॉल भी आती है। कल मैं घर पहुंचा तो मेरे पास एक लाहौर के नंबर से, पीटीसी नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई कि पता नहीं भाई किसकी कॉल है, अल्लाह खैर करे, लाहौर से कौन कॉल कर रहा है, किसका हेड ऑफिस है वहां पे। जब कॉल उठाई तो पता चला कि जी इश्तेहार चल रहा था कि बीमा करवा लें और हॉस्पिटल में एक रात गुजारने के, ये वो। मैंने खैर कॉल बंद कर दी। तो बहरहाल स्पैम आपके कॉल से भी आ सकती है और सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए से भी आ सकती है, और लोग नए नए तरीके निकालते हैं स्पैम भेजने के। लेकिन स्पैम से ही है जुड़ा हुआ ताल्लुक स्कैम का, SCAM। स्कैम का मतलब धोखा। जहां स्पैम होगा वहीं पे स्कैम होगा। स्पैम के जरिए से ही स्कैम किया जाता है। जहां पे अनवांटेड मैसेजेस होते हैं वहीं पे तो फिर वो धोखा देने वाली सिलसिला शुरू होता है। इसकी मिसाल है, अगर आप अपने घर पे गौर करें, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे जबरदस्त किस्म की सख्ती है और किसी को भी बगैर NIC की सबमिट कराए अंदर दाखिले की परमिशन नहीं है। कोई मेहमान भी आता है तो मेहमान बाजारिया कॉल करके कंफर्म किया जाता है, जी एक मेहमान साहब आए हुए हैं, तलहा नाम है उनका, और वो हाउस नंबर 26 के अंदर फला से मिलना चाहते हैं। हाउस का ओनर जो होता है वो कंफर्म करता है जी आप आ सकते हैं, तो फिर उनको अंदर आने दिया जाता है। तो इस किस्म की जो सोसाइटीज होती हैं वहां पर फिर आप देखिएगा अमूमन चोरी वगैरह के केसेस नहीं होते, और लोग बड़े सेफली वहां पर सेफ अपने आप को महसूस करते हैं। जिन सोसाइटीज के अंदर हर किसी का आना जाना है, फ्लैट्स के अंदर वो सब्जी वाला भी आ रहा है, तो आपके फकीर भी आ रहे हैं, और वो दरवाजों पर जा जाके नॉक करके भीख भी मांग रहे हैं, चंदा भी मांग रहे हैं,
तो इस किस्म की जगहों पे आपको नजर आएगा कि वहां पे चोरी चुकारी ज्यादा होती है, ज्यादा वहां पे आपको ऐसे केसेस नजर आएंगे। तो इसी तरीके से जहां पे हमने देखा कि जब अब फकीर आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो जाहिर है आपने तो उसको नहीं कहा ना कि भाई दरवाजे पे मतलब अनवांटेड है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका मेहमान नहीं है, तो वो अनवांटेड है। लेकिन वहीं से फिर धोखेबाज भी आ सकता है। दरवाजे पे नॉक करके चेक किया कि भाई इस घर में खाली पड़ा हुआ, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, घर खाली है। वो खुद तो चला गया, पीछे उसके दो हैं साथी आ गए, गैंग के लोग आ गए, वो घर को खाली करके, घर का दरवाजा तोड़ के दाखिल हुए, खाली करके चले गए। तो ये एक अमूमन कॉमन तरीका होता है कि फकीर और ये ठेले वाले जो होते हैं ये मोहल्ले में आके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हैं, कौन सा घर खाली पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ, उसका जायजा लेते हैं, फिर वो धोखा देते हैं या चोरी चुकारी करते हैं। तो यही चीज स्पैम के साथ है कि स्पैम के जरिए से, स्पैम वो पैकेज है जिसके जरिए से स्कैम या धोखा होता है। अब हमने उसके बाद बात की थी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए से हम स्कैम को पहचान सकते हैं। अमूमन एक तरीका ये है कि भाई वो आपको, उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो डियर यूजर कह रहा होगा, वो आपके नाम से वाकिफ नहीं होगा। अलबत्ता जैसे कि बताया कि आज के दौर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लीक होने लगी है, नादरा का डेटा लीक हो चुका है। हम लोग दुकानों पर जाके अपने एनआईसी वगैरह की फोटो कॉपी कराते हैं, वो डेटा लीक हो जाता है। दुकानदार जो होता है वो इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखते। मोबाइल की सिम वगैरह परचेस करते हैं, वहां से डेटा आपका लीक हो जाता है। पांच दफा आप खुद बाजारों में डेटा दे रहे होते हैं, अब लकी बन जाते हैं, वहां पे लोग सेल्समैन खड़े हुए होते हैं, जी सर हम आप ये फॉर्म फिल करें, और अगर आपका इनाम जीता तो हम आपको कॉल करेंगे, सर आप हमारे जो है ना उसकी क्लब की मेंबरशिप ले लें। अब आपने वहां पे अपना फोन नंबर भी डाला, अपना एनआईसी नंबर डाला, एड्रेस डाला, नाम डाला, तो बचा क्या? अब वो जो लोग होते हैं वो आपके डेटा का ख्याल नहीं करते, वो डेटा सेल भी कर देते हैं। ओके, वो डेटा दूसरों को इस तरह से सेल कर देते हैं, फिर वहीं से आपका डेटा अब्यूज होना शुरू होता है। मैंने अपना तरीका ये बना दिया कि अब मैंने ये तजुर्बा भी रहा है कि जितने भी ये लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, मुझे किसी का कोई खास फायदा नहीं हुआ सिवाय एक दो जगहों के। तो जो मुझे अंदाजा होता चला गया कि जी फला परफ्यूम की शॉप है, वहां पे इस लॉयल्टी कार्ड भरने का मुझे कोई खास फायदा नहीं है, ना ही कोई इतना डिस्काउंट है, और ना ही मैं कोई इतना रेगुलर जाके वहां पे परफ्यूम परचेस कर रहा हूँ। एक दफा परचेस करते हैं, ठीक ठाक चला जाता है, वो अच्छा खासा चल जाता है। तो मुझे वहां पे जो है ना उसको परफ्यूम मतलब उसके लॉयल्टी कार्ड की मुझे जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, या मैं किसी फ्रोजन आइटम्स की शॉप पे जा रहा हूँ, मैंने देखा यार मेरे घर में फ्रोजन आइटम्स इतना इस्तेमाल नहीं होते, तो मुझे उनकी लॉयल्टी कार्ड लेके उनकी फॉर्म को फिल करके मुझे हासिल किया होगा। तो ये चीजों का आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फोटो कॉपी करवा रहे हैं एनआईसी की, तो सर पे खड़े रहे, देखें आपके एनआईसी की फोटो कॉपी कितनी उसने की है, जितनी की है वो आपको वापस कर दे, ज्यादा कॉपियां ना करें। ओके, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ योर डेटा इज यूज्ड, ना सिर्फ यूज बल्कि वेयर यू आर गिविंग योर डेटा। आप अपना डेटा किन लोगों को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, आपके लिए इस बात का जहनी तौर पे आपका मुस्तैद होना, जहनी तौर पे हाजिर होना बहुत जरूरी है। आप आंख बंद करके हर किसी को अपना डेटा इस तरह से ना दें। फिर आगे चले, अमूमन इस किस्म के स्कैम्स वगैरह के अंदर, स्पैम स्कैम्स के अंदर, अभी हम स्पैम पे थे, अब हम स्कैम की बात कर रहे हैं। अमूमन इस किस्म की स्पैम्स के अंदर, स्कैम के अंदर अमूमन जो होता है वो स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक्स होती है। क्लास पे बात की थी तो लोगों ने कहा कि इसकी वजह ये होती है कि लोग जो हैं वो लोग कम पढ़े लिखे होते, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कम पढ़े लिखे नहीं होते, और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो इतने करप्ट होता जा रहा है। लोग पढ़े लिखे लोग जो है वो करप्शन के नए नए तरीके लेते हुए आ रहे हैं। तो इसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है, जैसा कि हमने नोट किया कि हमारे यहाँ जादू वगैरह के इश्तेहारात जो होते हैं वो ज्यादातर उन इलाकों पे होते हैं जिनको थोड़ा बैकवर्ड समझा जाता है, जहाँ पे जनरली लोगों की एजुकेशन इतनी नहीं होती, कच्ची आबादी वाले इलाके हो गए, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही इतना परेशान होते हैं। बाप जो है सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है तो घर का खर्चा चल रहा है, माँ भी मजदूरी कर रही है, घर में सेहत वगैरह के इश्यूज हैं, डाइट इतनी अच्छी नहीं है, बच्चों के मसाइल हैं। तो ऐसे मौके पे कोई उनको आगे आगे उनके सामने की चारा लटकाता है कि भाई हमारे पास ऐसा मंतर है, ऐसा तावीज है, ऐसा वजीफा है जिसको पढ़ के आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो जो इस किस्म के इलाकों में ऐसे लोग होते हैं। तो इसी तरीके से जब वो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक कर रहा होता है, तो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक करके वो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहा है जिनको इतनी तमीज नहीं है, जिनको इतनी समझ नहीं है कि भाई ये स्पेलिंग ये नहीं ये होनी चाहिए थी, ग्रामर की ये मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए थी। बात समझ में आई? तो वो कोशिश ये कर रहा होता है, वो जानबूझ के ये गलतियां करता है ताकि लोगों को फिल्टर कर सके, ताकि लोगों को वो हटा सके। तो आप अगेन
जैसे फॉर एग्जाम्पल काला जादू के इश्तेहार ज्यादातर आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? कच्ची आबादी वाले इलाके में। उसको पता है कि जी इन इलाकों के अंदर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने बाशऊर नहीं हैं, यहाँ पे हम अगर अपने काला जादू का इश्तेहार देंगे तो ये जो लोग हैं ये ज्यादा आसानी से बेवकूफ बन सकते हैं। पॉश लोकेलिटीज हैं, वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे वो काला जादू का इश्तेहार नहीं लगाएगा। वहां पे एक साहब ऐसे बैठे हुए होंगे जिनकी बड़ी अच्छी शोहरत होगी, देखने में अच्छी हुलिये में होंगे, और लोग कहेंगे जी इनके पास पैसों का सब अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, पैसों की जरूरत नहीं है इनको। और लोग उनके पास आएंगे दूसरे कामों के लिए, वो कि जी मसलन प्रमोशन हो जाए, हमारी पोस्टिंग हमारी मर्जी की हो जाए, इस किस्म के रिश्ते के मसाइल है वो हल हो जाए। तो हर जगह पे धंधा करने का तरीका जो है मुख्तलिफ होगा। तो कच्ची आबादी वाले इलाके में जब वो इस तरह से शहरात दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है कि वहां के लोगों को टारगेट कर सके। इसी तरीके से जब वो अपनी ईमेल के अंदर या अपने एसएमएस के अंदर, अपने सोशल मीडिया के मैसेज के अंदर जब वो स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक्स कर रहा है तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहा है कि जो लोग इतना समझ नहीं रखते कि वो स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को समझ सके, वही उसका टारगेट है। तो मसलन अगर उसने अगर 10 को तो खैर नहीं, 10,000 लोगों को मैसेज किया, उन 10,000 लोगों में से मसलन 8,000 लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि यार ये स्पेलिंग और ग्रामर की इतनी मिस्टेक है, पता नहीं कौन, इसको तो लिखना भी नहीं आता, तो वो उसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन बाकी जो 2,000 लोग थे, उन लोगों को स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक समझ नहीं आई। उनको नहीं समझ में आया कि भाई यहाँ पे जो है ये बंदा ऑथेंटिक नहीं हो सकता, एक बंदा पढ़ा लिखा होगा, किसी फर्म से, किसी ऑथेंटिक फर्म से उसका ताल्लुक होगा, तो वो इतनी स्पेलिंग इतनी ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। उन 2,000 लोगों को इतनी समझ नहीं थी। तो नतीजा क्या होगा, वो उसका टारगेट बनने की तरफ जाएंगे, वो उसका टारगेट बनने लगेंगे। ओके, इसकी एक और मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि जब बाज दफा कॉल्स आती है ना कि आपका इनाम निकला है, या हम फला कॉल सेंटर से जॉब कॉल कर रहे हैं, फला मोबाइल कंपनी से कॉल कर रहे हैं, फला बैंक से कॉल कर रहे हैं, तो मेरे पास जो कॉल्स आई हैं मैंने हमेशा देखा है कि उसके अंदर उनका बड़ा देहाती लहजा होता है। ओके, बहुत ही ठीक देहाती लहजे के अंदर वो बात कर रहे होते हैं। अब मुझे लगेगा यार वो किसको बेवकूफ बना रहा है। अमूमन हम कॉल सेंटर में बात करते हैं तो वो ऐसे बंदों को हायर नहीं करते जिनका लहजा इतना ज्यादा देहाती हो। वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हायर करें जिनके एक्सेंट जो है वो न्यूट्रल हो। अगर वो शहरी लहजे में नहीं भी बात कर रहे तो कम से कम उनकी जो एक्सेंट है वो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, उस पर गांव की इतनी ज्यादा छाप ना हो। तो आप ये सोचेंगे कि यार ये लोग बेवकूफ हैं और इसलिए इस तरह से बात करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन बात ये नहीं है। वो लोग चाहें तो वो भी एक्सेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अकेडमीज हैं, बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कॉल सेंटर की ट्रेनिंग देते हैं। तो आप वहां जाके सीख सकते हैं कि भाई मैंने किस तरह से बात करनी है, वो वहां पर जाके सीख सकते हैं। लेकिन वो लोग जानबूझ के इतने गहरे लहजे में बात करते हैं, इतने ठीक देहाती लहजे में बात करते हैं, क्योंकि वो देहात के बंदे को टारगेट करना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि शहर का जो बंदा है, शहर के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, कदम कदम पर बैंक है। अगर बैंक की तरफ से वो झूठ बोल के कॉल करता है तो मैं जाऊंगा अपनी करीब की ब्रांच में, जाके इन्फॉर्मेशन लूंगा, वापस आ जाऊंगा, कौन सा मसला है। लेकिन गांव देहातों के अंदर इतने ज्यादा बैंक्स कॉमन नहीं है। अमूमन बैंक्स बहुत दूर होते हैं। गांव के करीब में एक छोटा सा शहर या कस्बा होता है, उसके अंदर बैंक की ब्रांच होती है, वहां पे आने जाने में टाइम लगता है। तो बैंक, जो गांव देहात के लोग होते हैं वो इतना ज्यादा बैंक उनका इतना आसानी से आना जाना नहीं होता। फिर गांव देहात के आदमी के पास जब एक छोटी फोन कॉल आएगी और एक देहाती लहजे में बात कर रहा होगा तो उसको फर्क ही महसूस नहीं होगा। वो कहेगा यार ये तो अपना ही कोई बंदा लग रहा है, मतलब जाहिर सी बात है वो उस माहौल में रह रहा है, तो उस माहौल में तो शुरू से सुबह से शाम तक वो वही लहजा सुन रहा है। तो उस लहजे से फेमिलियर होने की वजह से उसको कोई शक नहीं होगा और फिर वो यूं बेवकूफ बन जाएगा। तो इस किस्म के लोग जो ऐसा लहजा यूज कर रहे होते हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो कॉल सेंटर की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां ज्वाइन करके वो सीख सकते हैं। लेकिन वो लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते ताकि वो गांव देहात के लोगों को ही टारगेट करें। ओके, तो ये मकसद होता है इन स्पेलिंग की, ग्रामर की मिस्टेक का, कि वो इसके जरिए से अपनी मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं कि भाई ये हमारा कस्टमर है। हर बंदा उनका कस्टमर नहीं होता। आप सदर वगैरह में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म का तेल बेचते हुए नजर आएंगे और उन तेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खवाइश बताएंगे, इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो अब आप नहीं परचेस करेंगे, आप बोलेंगे भाई कि क्या बेकार की चीजें बेच रहा है, कौन सा ही डॉक्टर है, ऐसी बस तेल बेच रहा है। लेकिन उसके कस्टमर्स हैं, उसको पता है कि मैंने किसको टारगेट करना है।
अब वो उनको टारगेट करता है, आप उसके कस्टमर नहीं है। तो जब वो अपने मैसेज के अंदर स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक कर रहा होता है, तो उस स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक के जरिए से वो अपने अपने कस्टमर को, अपने शिकार को टारगेट कर रहा होता है। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होती, तो आप उसका टारगेट कभी थे ही नहीं। आप उसका टारगेट वो लोग थे जो लोग इन तमाम चीजों को इतना अच्छा नहीं समझते, इन तमाम चीजों की इतनी अच्छी समझ बूझ नहीं रखते। अब यहाँ पे ये बात भी समझ में आ गई कि भाई इसी वजह से आप लोग के लिए जरूरी है कि आपके मैसेजेस के अंदर स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। इसीलिए आप लोग को ईमेल करने पे फोर्स कर रहे हैं, ताकि आप इन तमाम गलतियों से दूर होना सीखें। आगे चलते हैं। एक और चीज होती है कि बाज दफा वो आपको कहेगा जी इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, या आपसे कहेगा कि जी इस फाइल को डाउनलोड करें। क्योंकि जब वो आपको धोखा देना चाह रहा है तो सिर्फ बजरिए ईमेल तो धोखा नहीं दे सकता, वो कुछ ना कुछ काम करवाएगा आपसे। सिर्फ बजरिए एसएमएस तो धोखा नहीं देगा, वो कुछ काम करवाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इस लिंक पे क्लिक कर लो, इस फाइल को डाउनलोड कर लो, इस चीज को चला के देखो। वो किसी तरीके से कुछ काम करवाएगा आपसे, ताकि काम होगा तो धोखा फिर आगे बढ़ेगा, काम ही नहीं होगा तो धोखा कहां से आगे बढ़ेगा। ओके। घर पे भी कोई बंदा अगर आता है और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो वो कोई काम आपसे करवाएगा। मेरे पास ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए से आपके तमाम घर की जो पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं। अपने पैसे लेकर आओ, आप घर के पैसे लेकर आएंगे, उन पैसों को फिर वो ड्रामेबाजी करेगा, डबल करने की कोशिश करता हुआ दिखाएगा। आप और पैसे लेकर आएंगे, फिर वो आपको बेहोश करके चला जाएगा, पैसे गायब कर देगा, एक अलग कहानी। लेकिन वो कुछ करके दिखाएगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। एक वीडियो थी जिसके अंदर, वो मुझे वीडियो मिल गई तो मैं शेयर भी करूंगा। उसके अंदर वो जो भाईजान थे, एक दुकान पे फकीर आता है और वो पैसा लेता है दुकानदार से, लेके उन पैसों को मट्टी करके दिखाता है। ठीक है, पैसों को मट्टी करके दिखा देता है और दुकानदार को कहता है कि जो पैसा जिसमें तुम इतना नाश कर रहे हो, जितना छुपा के रख रहे हो, ये तो मट्टी है। वो बकायदा दिखाता है कि वो पैसों को अपनी मुट्ठी के अंदर इस तरह से डालता है और उसके बाद यूं करता है तो मट्टी बन चुका होता है। ठीक है, मट्टी बन की तरह वो फूक मारता है तो मट्टी हर तरफ फैल जाती है, पैसे का कोई नामो निशान नहीं होता। दुकानदार बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, वो कहता है बड़े बाबा जी आए हैं, तो वो उनको जो है वो ज्यादा पैसे निकाल के दे देता है। तो वो वीडियो मुझे मिलती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें जो दुकान में कैमरे वगैरह लगे हुए थे, तो उसमें नजर आ गया था उसने किस तरह से धोखा दिया। खैर, तो अगेन वही वाली बात कि उसने सिर्फ ये नहीं किया कि उसने पैसे को मट्टी करके दिखाया, उसने फिर पैसे भी मांगे। उसने दुकानदार से कहा कि भाई मतलब इतना बड़ा बुजुर्ग और इतना बड़ा अल्लाह वाला बंदा है, करामत दिखा दी कि पैसों को उसने मट्टी कर दी, दिखा दिया। तो भाई आप जो है, जाहिर सी बात है, आपके सामने भी कोई करेगा तो शायद आप भी घबरा जाए कि वाह वाह बड़ी करामत है और ये तो कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और आप जेब से पैसे निकाल के दे देंगे, पूरी जेब ही खाली कर देंगे। तो यही वाला काम उनके साथ हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से एसएमएस हो, ईमेल हो, सोशल मीडिया मैसेज हो, उसमें भी आपसे डिमांड की जाएगी कि आपने कुछ ना कुछ काम करना है। किसी लिंक पे क्लिक करना होगा, किसी फाइल को डाउनलोड करना होगा, कुछ ना कुछ चलाना होगा। उसके बाद फिर हमने कहा कि स्कैम को चेक करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हम गौर करें कि भाई उसका ईमेल एड्रेस या जो भी जहां से भी सोर्स से मैसेज आ रहा है, हम उसको वेरीफाई करें। हम इसके काफी डिटेल पे बात कर चुके हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ईमेल आई है उसका डोमेन है secure-login.info, TLD है उसका इन्फो, और नाम जो उन्होंने परचेज किया secure-login। अब यूजर नेम तो उसने रखा है मीजान.बैंक, लेकिन डोमेन तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये कि भाई कुछ मामला खराब है। हम इस तरफ आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे डोमेन हमारे पास आ रहा है मीजानबैंक.com, TLD हो गया .com और मीजान बैंक नाम है। हाँ जी, ये हमें सही लग रहा है। इसका यूजर नेम जो है वो स्टेटमेंट है, तो ये मीजान बैंक की हमें ईमेल लग रहा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमारी जो मैसेज आने वाला है या मैसेज की जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये भी है कि आपके पास स्कैम से बचने का ये भी तरीका है, जब भी कोई मैसेज आए तो उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। ओके, आप देखें कि जो बंदा आपसे डिमांड कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, क्या वो उसी तरफ से है, उसी जगह से है, जो उसका ताल्लुक उसी इदारे से है या नहीं। अगर एक आदमी सादे कपड़ों में आके कहे कि जी मेरा ताल्लुक पुलिस से है, पैसे निकालो या ये करो, तो आप नहीं बोलेंगे तेरी वर्दी का है। ठीक है, आप देखेंगे ना, देख के उसको जांचेंगे, नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे कि ऐसी झूठ झूठ बोल रहा है। रात के वक्त अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और कुछ लोग सादा कपड़ों में खड़े होकर गाड़ी रोकने का इशारा करें, आप रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे।
लेकिन अगर लोग रेंजर्स की वर्दी में खड़े हुए हैं, रेंजर्स की गाड़ी भी खड़ी हुई है, वो आपको इशारा करेंगे तो आप लाजमन रुक जाएंगे, आपको पता है हाँ जी ये रेंजर्स के लोग हैं। तो इसी तरीके से आपके पास कोई स्पैम बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया सोशल मीडिया, बजरिया एसएमएस, बजरिया कॉल, बजरिया ईमेल कोई आपके पास मैसेज आता है तो वेरीफाई करें कि क्या ये उसी जगह से आया है जहां से, जिस जगह से ये शख्स जहां का ये शख्स दावा कर रहा है। अब हमारे मुल्क में क्या होने लगा है कि लोग जो हैं वो, बैंक से हमारे पास कॉल आ रही है और पता चलता है कि जी वो बैंकर ही होता है लेकिन अपने मोबाइल से कॉल कर रहा है, जबकि तरीका ये था कि वो कॉल करेंगे हमें अपने पीटीसीएल नंबर से। तो बस ये हमारे यहाँ लोगों के अंदर खामी है, हमारे इदारों में खामी है। बल्कि अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही व्हाट्सएप पे चल रहा है, और कई लोग, कई अहम ओहदेदार जो हैं वो व्हाट्सएप के जरिए से अपने मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल एटलीस्ट जहां तक हम कोशिश करें, हम किसी भी स्कैम से बचने के लिए, धोखे से बचने के लिए, मैसेज का जो ओरिजिन है, उसके जो सोर्स है, उसको हम लोग लाजमन वेरीफाई करें। अच्छा, एक और चीज भी होती है, जब आपके पास बाज दफा कॉल आती है तो आपको लगता है कि यार ये कॉल ऑथेंटिक है, लेकिन पता चलता है कि जी वो जो कॉल होती है ना, उन्होंने नंबर को स्पूफ किया हुआ होता है। ओके, ये इस तरह के तरीकेकार भी मौजूद हैं कि जब आपके पास कॉल आएगी, कॉल तो की होगी फॉर एग्जांपल आपकी अपनी किसी क्लास फेलो ने, फॉर एग्जांपल फातिमा खान ने आपको कॉल की, लेकिन जब आपके पास नंबर उसका अपीयर होगा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा बैंक अल हबीब। ऐसे तरीके मौजूद हैं। तो या इसी तरीके से ईमेल के अंदर भी ऐसे तरीके मौजूद हैं। अब इसका तरीका वही है जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था कि भाई आप बैंक को कॉल करके कॉल बैक करें। आप कॉल करें बैंक के नंबर पे, अपने ब्रांच के नंबर पे फोन करें, या खुद ब्रांच चले जाएं, उनसे पूछे कि यार अभी मेरे पास कॉल आई है इस नंबर से, ये ब्रांच का वो बता रहा था, उसका ये नाम है, क्या आपके यहाँ ये बंदा काम करता है? वो कहते जी करता है या करती है, उसने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी है, क्या वाकई इन्फॉर्मेशन मांगी है? तो आप खुद जाके उसको वेरीफाई करें, खुद कॉल बैक करके उसको वेरीफाई करें। ओके, आपको मैंने यहाँ पे स्कैम का एक और तरीका भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि ओरिजिन को भी फेक करना, कॉल के सोर्स को भी फेक करना, स्पूफ करना पॉसिबल होता है। इस किस्म के जितने भी स्कैम्स होते हैं, सबके अंदर वो कोशिश की जाती है कि आपको घबरा दिया जाए। ओके, आपको घबराने पे मजबूर हो जाए, आपका जहन सुन हो जाए, माऊफ हो जाए, और आप उसकी उंगलियों पे नाचने लगे। तो एक बड़ा आम सा तरीका होता है, आपका बैंक बंद हो रहा है, आपका अकाउंट बंद हो रहा है, आपकी जो है एनआईसी कार्ड को हम ब्लॉक करने वाले हैं, आपका पासपोर्ट ब्लॉक होने वाला है, आपका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में है, आपके हस्बैंड का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, आपका बेटा थाने में है। कोई ना कोई ऐसी बात करो जिसको सुनते ही ना आपके हाथ पैर फूल जाएं, आप घबरा जाएं, और फिर घबरा के आप उसके हाथों बेवकूफ बन जाए। अगेन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोई से भी ऐसे मैसेज आए आप टेंशन ना लें, परेशान मत हो, सुकून से बैठ जाएं, और उसके बाद सोच समझ के उस पर फैसला करें। मेरे पास पीटीए का मैसेज आया कि जी आपकी डिवाइस जो है ब्लॉक होने वाली है और आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। मैं अपने तौर पे गया, मैंने जाके जो फ्रेंचाइजीज थी जैस की, वहां से इन्फॉर्मेशन ली, वहां से गलत इन्फॉर्मेशन मिली। तो बहरहाल 1 हफ्ते के बाद वाकई उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कोई मसला नहीं है। मैंने 1 हफ्ते के बाद मेल की तो उन्होंने उसको खोल दिया। ठीक है, तो पॉइंट इज कि अगर मैं, मतलब कहने का यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। ओके, कुछ भी मसला है, कोई भी इशू है, ठीक है भाई सुकून से बैठो, हम बताते हैं। अगर बेटा थाने में भी है तो चला गया ना, अब तो थाने कोई मसला नहीं है, सुकून से बैठो, बल्कि उसको फोन पे बोलो कि उसको और लगाओ, मेरी तरफ से उसको और लगाओ। खुदा ना खास्ता कोई बंदा हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल में ही है। अब आपके जल्दी से भाग के जाने से वो बंदा, ना तो उसकी सेहत सही होगी, ना वो बंदा खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया तो जिंदा भी नहीं होगा। सुकून से बैठे, आराम से जाएं, तसल्ली से जाएं। घबराहट के अंदर आपसे कोई ना कोई गलती अमूमन हो जाती है, तो घबराएं मत, सुकून से बैठें, अल्लाह से दुआ करें, और घर में लोगों से मशवरा करें। ओके, पैनिक हो जाते हैं, जैसे ही आप पैनिक होते हैं तो पैनिक होने के बाद वो आपको बेवकूफ बनने का मरहला शुरू हो जाता है। पैनिक नहीं होना चाहिए। बाज़ दफा गाड़ी चलाते वक्त लोग आपको इशारा करते हैं, बाइक वाले कह देंगे कि जी आपकी गाड़ी से पेट्रोल गिर रहा है, और आप पैनिक हो जाएंगे, यार पेट्रोल तो इतना महंगा आता है, पेट्रोल गिर रहा है, कहीं आग ना लग जाए, मेरी गाड़ी को क्या हो गया, मैंने तो अपनी गाड़ी पे इतनी मेहनत करता हूँ, पता नहीं क्या काम हो गया। आप पैनिक हो गए, आपने गाड़ी रोकी, रुके, गाड़ी से उतरे आप, और बस वो जो बाइक वाले थे उन्होंने आपके गन निकाल लिया आपके ऊपर, और आपकी जेबी भी खाली कर दी, शायद गाड़ी भी लेके निकल जाए। तो पैनिक नहीं होना चाहिए, सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सुकून से बैठे, और उसके बाद फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है जिसके अंदर एक तो सबसे पहले वो आपको अपना नंबर दे रहा है कि इस नंबर पे कॉल करो, नंबर वन। तो भाई वो अपना नंबर क्यों दे रहा है, वो बैंक का यूनिवर्सल एक्सेस नंबर क्यों नहीं दे रहा। फिर देखे वो कह रहा है डियर क्लाइंट, वो ये क्यों नहीं कह रहा है कि डियर फातिमा, डियर वलीसा, वो ये क्यों नहीं कह रहा। ओके, वो डियर क्लाइंट क्यों कह रहा है। फिर आप देखें कि इसके अंदर आपको ग्रामर की मिस्टेक्स भी नजर आ रही हैं, हर एक लाइन के बाद उसने एक लेटर को कैपिटल किया हुआ। ये कौन सा तरीका है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। तो ये तरीकेकार गलत है। अगर इससे ही हमें लग रहा है कि यार कोई गड़बड़ है, ये बंदा सही नहीं है। सस्पेंड की स्पेलिंग भी गलत की हुई है। ओके, तो इन तमाम बातों से हमें ग्रामर की मिस्टेक्स भी नजर आ रही है, हमें जो है स्पेलिंग की मिस्टेक्स नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि जेनेरिक उसने ग्रीटिंग इस्तेमाल की है, आपका नाम इस्तेमाल नहीं किया, फोन नंबर उसने पर्सनल दिया हुआ है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि भाई ये चीज स्कैम है, धोखा है, इसके पास हमें कुछ कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे यार ये तो हमें समझ में आ गया, तो मतलब वो उसको फायदा क्या हुआ। भाई उसने ये जो मैसेज है ना, उसने तकरीबन लाख लोगों को भेजा होगा। उन लाख में से हर बंदा इतना समझदार नहीं है जो इन तमाम बातों को समझे। ओके, और वो कोई ना कोई ऐसा होगा उन लाख में से, अगर 1,000 बंदों ने भी या चलो 500 बंदों ने भी उसको कॉल कर ली तो समझे कि उसका काम हो गया। उन 500 में से कुछ लोग ऐसे होशियार होंगे कि वो फौरन ही समझ गए होंगे कि भाई कोई गड़बड़ है, वो हट गए होंगे। उन 500 में से लेट्स से कि आपके 200 लोग ऐसे थे जो उसकी बातों में आगे वो आगे बढ़ गए, उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल देना शुरू की, बैंक की डिटेल देना शुरू की। कार्रवाई के दौरान ही लेट्स से कि कुछ और लोगों को अंदाजा हो गया कि भाई ये गड़बड़ है। आखिर में अगर 10 भी बंदे इसके हाथों बेवकूफ बन गए ना, तो उसको पैसे वसूल हो गए, उसकी मेहनत वसूल हो गई। तो इसलिए जो धोखेबाज लोग होते हैं वो एक साथ बहुत सारे लोगों को इस तरह से स्पैम भेजते हैं, हजारों लोगों को जंक मेल भेजते हैं, कोई ना कोई तो बेवकूफ बन जाएगा। अब आपने देखा कि एक अनवांटेड मैसेज है, एक अनवांटेड मैसेज है, लेकिन इस अनवांटेड मैसेज के अंदर ही धोखा छुपा हुआ था, स्कैम छुपा हुआ था। आगे चलें, कोई ऐसी डील का प्रॉमिस कर रहा हो विच इज टू गुड टू बी ट्रू। ओके, आपके पास कोई भी बंदा आपसे कहे कि जी आपको नया आईफोन मिल रहा है, और अब आप सोचे भाई नया आईफोन देने की क्या जरूरत है। कभी किसी के आपका मैसेज आ जाए कि इलॉन मस्क जो है, दुनिया के अमीर तरीन आदमी जो है, वो उन्होंने ये डील शुरू की है, वो क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं। तो आप सोचेंगे नहीं भाई उसको क्या जरूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी ऐसी देने की जिसमें वो जो है दूसरों को पैसे दे रहा है। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो दूसरों को पैसे दे के अमीर नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है वो पैसों को उसको क्या जरूरत पड़ी कि पैसे देता फिरे। एप्पल जो है वो आईफोन दे रहा है फ्री में। यार एप्पल को फ्री में आईफोन देने लगे तो एप्पल वाले कमाएंगे कहां से। वो माँ कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसी तरीके से कोई आपसे कहे कि जी वारे का प्लॉट है, वैसे तो 6 करोड़ है लेकिन मैं आपको जो है ना 5 करोड़ में दिला दूंगा। यार 6 करोड़ की चीज 5 करोड़ में अगर तुम दिला रहे हो तो ये 1 करोड़ जो है वो कहाँ जा रहा है। इतना कोई भी जनरस नहीं है, इतना कोई भी सखी नहीं है कि चुपचाप 1 करोड़ रुपए छोड़ दे। और भी चीजें होती हैं, आपको गाड़ियों में नजर आएगा। गाड़ी के अंदर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि भाई 30 लाख की गाड़ी है 25 लाख की दे रहे हैं। तो भाई 30 लाख की गाड़ी 25 लाख में कैसे दे रहे हैं, 5 लाख रुपए कौन छोड़ता है। कोई गड़बड़ है। और अमूमन ऐसे ही होता है, ये वो गाड़ियां होती है जिनका मेजर एक्सीडेंट होता है, उनका एक्सीडेंट हो चुका होता है, बहुत नुकसान हो चुका होता है, उसको डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, ऊपर से पेंट करके दे देते हैं। तो इस तरह की हरकतें होती हैं। तो जो भी चीज ऐसी हो जिसके अंदर टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा प्रॉमिस हो, ऐसा वादा हो जिसके सच होने पर ही आपको हो कि यार ये क्या चीज हो रही है। ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जी हमें जो है ना इतनी आसानी से ऐसी चीज मिल जाए। अब आप ये देखो कि जो हमने यह बात की थी ना, काला जादू वगैरह की बात कर रहे थे, देखो वहां पे भी इस बात को समझो। अब जो आदमी पढ़ा लिखा या समझदार नहीं होगा वो यही समझेगा कि यार मैंने फला तावीज लिया था ना, उस तावीज का ये असर है कि घर बैठे मेरे पास इतनी अच्छी डील चल के आ गई है, या घर बैठे ही जो है ना मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। यकीनन कुछ ना कुछ जो है ना बस कह लें कि जी मेरी दुआ कबूल हो गई, बुजुर्ग की करामत सामने आ गई, या जो है हमारे तावीज काम आ गया, वजीफा काम आ गया, मंत्र काम आ गया, और उसके नतीजे में हमें जो है ना इतनी अच्छी डील मिल गई है। और फिर एक बेवकूफ़ी से वो दूसरी बेवकूफ़ी की तरफ जा रहे हैं। पहले वो जो आपके बाबा जी थे जो काला जादू वाले थे, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बंदा बेवकूफ़ बना रहा है कि बैठे बैठे दुआ की वजह से जो है उनको इस तरह से वो समझ रहे हैं कि जी हमें तो बहुत अच्छी डील मिल गई, जबकि दूसरा बंदा उनको बेवकूफ़ बना रहा हो। अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। ARY जी तो पाकिस्तान के शो में आपने इस नंबर से पर SMS किया था, खरानदाजी पे आपकी एक अदद बाइक और 5 लाख कैश निकला है।
आप उस नंबर पे कॉल करें। कौन है जो करारंदाजी के बाद 5 लाख रुपए का कैश भी दे रहा हो और एक अदद बाइक भी दे रहा हो? अगेन स्पैम है और स्कैम भी है। स्पैम तो है ही है, अनवांटेड है, साथ ही साथ ये एक स्कैम भी है। ARY वाले जो हैं, बिल फर्ज अगर वो इनाम दे भी ना तो घर बैठे दे रहे हैं। क्या वो घर बैठे आपको देंगे? जाहिर सी बात है वो तो ये चाहेंगे आप उनके प्रोग्राम में शरीक हो, कुछ शूटिंग हो, कुछ हो। तो ये सब ऐसी बेकार की बातें हैं। आपके यहाँ पे लालच, आपके सामने लालच दिया जा रहा है कि जी एक अदद बाइक आपकी निकली है, आपको कैश भी मिल रहा है, कहीं भी तोले सोने का वादा होता है कि जी इतना तोले सोना। अब तोला, एक तोला सोना कितना, क्या रेट चल रहा है, किसको क्या पड़ी के बैठे बैठे आपको वो तोला सोना देता रहे। ठीक है, तो अगेन धोखा देने का एक तरीका और ये आपके सामने। अच्छा, अब हमने स्पैम के बारे में बहुत डिटेल में बात की, हमने फिर स्कैम धोखे के बारे में बात की। अब इसके हमने कोशिश तो की है इतनी तमाम क्लासेस के अंदर कि हम धोखे की तमाम किस्मों को कहीं ना कहीं से कवर करें, और हमने तकरीबन काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि जिसके ज़रिए से कुछ और भी चीज़ें, हम कुछ स्कैम में कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी टाइप्स हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया एक ई कॉमर्स स्कैम। ई कॉमर्स स्कैम के अंदर यही चीजें हैं कि आपको कोई ऐसी चीज बेचने की कोशिश की जाए बहुत सस्ते दामों, या कोई बेकार सी चीज बहुत महंगे दामों बेचने की कोशिश की जाए। ये वाला तेल ले लीजिए, इस तेल से आपका वजन कम हो जाएगा, इस तेल से, इस क्रीम से आपके चेहरे के धब्बे दूर हो जाएंगे, ये इतने की क्रीम है, उतने की क्रीम है। तो इस किस्म की चीजें, यानी कि एक बेवकूफ फजूल सी चीज आपको बहुत महंगे दामों देने की कोशिश की जाए, या आपको जो है ये बेवकूफ बनाया जाए कि जी फला बहुत ही चीज, महंगी चीज, कीमती चीज, आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी, कोई प्लॉट, कोई गाड़ी, कोई बाइक, आपको धोखा दिया जाए कि ये हम आपको दे रहे हैं, हम आपको बेच रहे हैं। तो ये भी ई कॉमर्स का तरीका होता है। आपको आपको कहा गया कि यार फला बंदा जो है ना वो अभी बस पाकिस्तान से जाने वाला है, या फॉर एग्जाम्पल कि जी फला साहब का ताल्लुक आर्मी से है, आर्मी का नाम सुन दिया आपने, कहा कि यार बंदा आर्मी का है तो धोखेबाज तो नहीं होगा। और ये जो आर्मी वाले भाई हैं, ये इनकी पोस्टिंग हो गई है मसलन मरी में, और बाइक गाड़ी उन्होंने ली थी कराची के लिए। अब वो कराची से मरी उनके लिए बाइक गाड़ी लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो जल्दी से बेचना चाह रहे हैं। तो वैसे तो इस गाड़ी की कीमत 35 लाख है, लेकिन आपके लिए 30 लाख करवा दिए, लेकिन कैश पेमेंट फौरन चाहिए, फौरन कैश चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आपने कहा ठीक है यार मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा, पे ऑर्डर बना दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं नहीं यार, हमें कैश चाहिए, उनके पास टाइम नहीं है, उनको फौरन चाहिए। आप बस कैश, अगर आपको मूड है तो आप बता दें, वरना फिर किसी और को करते हैं। आपने कहा यार 25 लाख में गाड़ी मिल रही है, 30 लाख में गाड़ी मिल रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, 5 लाख रुपए बच रहे हैं, चलो ठीक है। आप जो है कैश लेके पहुंच गए उनके बताए भी जगह पे, थोड़ी देर में जो है माशाल्लाह वो आपसे छीन के ले गए। और तो ये तरीके होते हैं ई कॉमर्स स्कैम के। ओके, और इसके अलावा भी तरीके हैं कि आपको झूठा प्रॉमिस किया जाए, झूठा वादा किया जाए, इस क्रीम से आपके धब्बे दूर, इस तेल से आपका वजन कम, और उसके जरिए से आपको एक बेवकूफ़, एक फजूल सी चीज आपको महंगे दामों बेच दी जाए। और भी स्कैम्स हैं आपके, बेनजीम इनकम सपोर्ट का, लॉटरी का, ARY प्रोग्राम का। जो भी चीज इन होती है ना उसी का वो शुरू हो जाता है। बेनजीम इनकम सपोर्ट का चल रहा है तो उसका चलता रहा, अभी भी चल रहा है। आगे चल के कोई नई स्कीम स्टार्ट होती है, कोई नया प्रोग्राम बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। अभी ARY जीतो पाकिस्तान है, आई डोंट नो, मसलन जियो वालों का कोई प्रोग्राम आ जाए, जियो खेलो पाकिस्तान, और पता चला कि फिर उसके मैसेज आने लगेंगे। तो जो भी चीज होती है जो पॉपुलर होती है उसी को ये लोग यूज करते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी तफसील में जाएं, और वो यहीं से आपको धोखा देते हैं। क्रिप्टो करेंसी इसकी एक एग्जाम्पल है। आपको इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आप क्रिप्टो करेंसी को समझें, सीखें, पढ़ें। तो क्रिप्टो करेंसी के आपको बस इतना है कि जी क्रिप्टो करेंसी की वजह से काफी लोग जो है अमीर हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में पैसे कमा रहे हैं। तो आपने कहा कि चलो जी, कहीं पर आपके पास मैसेज आ गया क्रिप्टो का, आपने कहा चलो यार इन्वेस्ट करके देखते हैं, और पता चला कि आपकी जेबी पूरी की पूरी खाली हो गई। इसी तरीके से आपका बैंक अकाउंट का स्कैम हो गया, ATM कार्ड का, CNIC का, पासपोर्ट का के ब्लॉक किया जा रहा है। और या आपकी जो सिम है, मोबाइल की सिम जो है वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो रही है, आपके ऊपर हम केस करने वाले हैं, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आपके घर पे आ रहे हैं, आपकी से SMS के जरिए से फला जगह पे ये भत्ते का मैसेज दिया गया था। इस तरह की बातें करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको पैनिक मोड में लाया जाता है कि जी FIA वाले मेरे घर पे आ रहे हैं, पुलिस वाले मेरे घर पे आ रहे हैं, मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा, पर जल्दी से बताओ क्या करूं। फिर उसी चक्कर में आप बेवकूफ़ बनना शुरू हो गए। या आपके पैसे से ट्रांजैक्शन हुई थी और आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, और वो ट्रांजैक्शन जो है फला खुदकश हमले के अंदर इस्तेमाल हुई थी, या फला दहशतगर्द के अकाउंट में पैसे गए थे,
अगेन इस तरीके से आपको पैनिक मोड में लेकर आ गए, और पैनिक मोड में लाने के बाद जो है वो फिर आपको इस तरह से मतलब फिर आगे बेवकूफ़ बनाने का मरहला स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने कहा, जो भी चीज़ इन होती है, जो भी चीज़ पॉपुलर होती है, जिससे लोग वाकिफ होते हैं, उसको यूज़ कर दें। अब आप लोग एजुकेशन में हैं तो आपके पास ये आ सकता है कि एचईसी की डॉक्यूमेंट्स, कि जी एचईसी की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए आप जो है ना, आपका आपकी एचईसी की डिग्री वेरीफाई नहीं हो रही, तो आप जो है हमें इतने पैसे दें। फॉर एग्जांपल, ये बाकायदा एचईसी वालों का नोटिस भी आपको नजर आ रहा है, उसको क्रॉप किया हुआ है। तो खैर इसमें एचईसी वाले यही कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम से आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो समझ जाओ धोखा है, हम ऐसा नहीं करते और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो अगेन जो भी आपकी कमजोरी है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपका एचईसी से ताल्लुक है, तो आपके पास एचईसी के मैसेज के जरिए से बेवकूफ बनाएंगे। जो लोग क्लास 9 में है, मैट्रिक में है, अब उनके पास क्या कॉलें आती हैं कि भाई आपको हमने मैट्रिक में फेल कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ गया, हम मैट्रिक में फेल कर रहे हैं। अब आप परेशान होंगे, मैट्रिक में फेल हो गए, अब्बा घर से निकाल देगा, अम्मी मारेंगी, और मेरा क्या होगा। अब वो आपसे कहता है ठीक है भाई तुम 50,000 रुपए दे दो, तो हम जो है आपको मतलब आपको पास करवा देंगे। आप इस तरह से वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और रिजल्ट आता है तो आप पहले से पास होते हैं, लेकिन पता चलता है आप समझते हैं कि मैंने पैसे दिए थे इसलिए मैं पास हो गया। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है। आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे बार बार ये मैसेज डाल रहा है कि इस किस्म के लोगों से होशियार रहें। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है कि मतलब हम आपको फेल कर देंगे और आप पैसे देके पास करवा देंगे, तो ऐसे शख्स की बातों में ना आए। ओके। उसके बाद आ गया आपके पास फेक जॉब ऑफर स्कैम्स। ये बड़ा चल रहा है आजकल। अब बेरोजगारी ज्यादा है तो लोगों को बेवकूफ बनाना। आपको नजर आता होगा कि पास जगह पे इश्तहार लगा हुआ होता है कि घर बैठ के पैसे कमाएं, या हमें जो है इस काम के लिए लड़कों और लड़कियों की जरूरत है। तो आप सोचते नहीं होंगे कि यार अगर ये इतना आसान काम है कि घर बैठ के किया जा सकता है, तो इनको मतलब फिर तो बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए। इसकी क्या वजह है कि यार इस तरह के इश्तहारात लगे में, और बहुत आसान सा काम है, 2 घंटे में इतने पैसे कमाए, लेकिन लोग फिर भी बेरोजगार हैं। तो असल में ये धोखा दे रहे होते हैं आपको, और धोखा दे के आपकी इस बेरोजगारी का, आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पिछले सेमेस्टर में एक स्टूडेंट आई कि सर मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ वहाँ पे हम एक जनाजे में गए थे, वहाँ पे एक खातून मिली, वो खातून ऑनलाइन काम करती हैं, तो मैंने कहा मुझे भी बता दें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए पहले आप जो है ना मुझे इतनी फीस दें। आप मुझे 2,000 रुपये दे, 5,000 रुपये दे, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि हम करते क्या है। तो मैंने उनको ये मना किया कि कोई भी ऐसी नौकरी जिसको हासिल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, यकीनन यकीनन वो एक धोखा है। ये हो नहीं सकता कि आपको किसी भी एक जेन्युइन नौकरी के लिए आपको पैसे देने पड़े। अगर आपको किसी जेन्युइन नौकरी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब आजकल ये भी हो रहा है कि मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि मैं फातिमा जैनब बात कर रही हूँ, अब वक्त से बात कर रही हूँ। अब वक्त एक बहुत मशहूर कंपनी है, आप लोग खुद भी नेट पर सर्च करें, फ्रीलांसिंग की कंपनी है। वहां पे जाके अपना अकाउंट्स बनाते हैं एज अ बायर या एज अ सेलर। आप मसलन आपने अपना अकाउंट बनाया कि जी मैं उर्दू की कंपोजिंग कर लूंगी, और मैंने अपना अकाउंट बनाया कि जी मुझे उर्दू की कंपोजिंग करानी है। तो आपका अकाउंट को देखा, मैंने कहा यार इनके रेट मुनासिब लग रहे हैं, मैंने आपसे फ्रीलांसिंग पे काम करवा लिया, आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, आपने मुझे टाइप करके वापस भेज दी, और मैंने आपको पेमेंट कर दी कि फ्रीलांसिंग वाला जो काम होता है। तो अपवर्क है, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी मशहूर कंपनीज हैं। बहरहाल अब वो मैसेज कर रही है कि जी ऐसा काम है जिसके अंदर आप एक दिन के अंदर 16,000 से 32,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप एक दिन में 32,000 या 16,000 रुपये कमा रहे हो तो आप अंदाजा लगा लें कि 10 दिन के अंदर आपने 1,60,000 रुपये कमा लिए। कितनी बड़ी बात है, एक 10 दिन के अंदर। अब बाकी महीने आप 20 दिन जो आराम से छुट्टी गुजारें, और वो 1,60,000 रुपये को खर्च करें, घर के खर्चे भी पूरे घर बैठे कमा लिए, और आप समझ रहे होंगे जी मेरी दुआ कबूल हो गई और मुझे घर बैठे बैठे किसी ने ऑफर कर दी जॉब की। लेकिन सोचने की बात है कि भाई ये अपवर्क को क्या जरूरत पड़ी, अपवर्क का ये बिजनेस मॉडल नहीं है। अपवर्क को क्या जरूरत पड़ी कि वो इंडिविजुअली लोगों को कांटेक्ट करे कि भाई हमारे पास नौकरी है। अपवर्क तो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अपने अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो उन वो ये वाला सिस्टम नहीं है कि वो बैठ के जो है ना आपको घरों में मैसेज करें कि हमारे पास काम है, हमारे पास आ जाए। तो ये धोखा का तरीका होता है जब आप इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। इसमें इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंट्रीज के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनली ये सारा धोखा चल रहा होता है। खैर तो ये अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं
तो वो कहते हैं जी ये छोटा सा काम है, आपने फला जगह पे क्लिक करना होगा तो यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। और शुरू शुरू में वो कुछ पैसे भी आपको दे देते हैं, 300-400 रुपये आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद फिर वो आपसे काम कराते हैं, लेकिन पेमेंट वगैरह वो आपको नहीं देते, वो आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी काम करवाते हैं, कभी आपकी जेब से पैसे निकलवाते हैं। अब आप खुश हो गए कि यार इस बंदे ने मुझे 1000-2000 रुपये दे दिए, 300-400 1000-2000 रुपये उससे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो बंदा जेन्युइन है, वरना अपनी जेब से पैसा कौन देता है। लेकिन अगले मरहले के लिए उन्होंने कहा कि अगले मरहले पे आपको प्रमोट करने के लिए, आपको एडवांस करने के लिए जरूरी है कि आप हमारा फला वाला कोर्स करें, उस कोर्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये तरीका होता है। तो वंस अगेन हर मैसेज को सही तरीके से वेरीफाई करें कि इसके अंदर क्या उसको वेरीफाई करें, उसकी बातों पर गौर करें। क्या ये चीज जो है, इज इट टू गुड टू बी ट्रू? ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर जो है बंदा ऐसी बात कर रहा है जिसका सही होना महाल हो। एक और चीज होती है, वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि मेरे पास एक दफा कॉल आई, और उस कॉल के अंदर उन्होंने मुझसे कहा कि कॉल आई मेरे पास कि यार तलहा बात कर रहे हो? मैंने कहा जी तलहा बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कौन बात कर रहे हैं? कह रहे पहचानो, तुम पहचानो। अब मैं मैंने ऐसे ही कहा कि जी आप जो है ना, आप जावेद बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ 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 मैं जावेद बात कर रहा हूँ यार, मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, 10,000 रुपये भेज दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा, या फिर एक हफ्ते बाद वापस कर दूंगा। इस तरह से बात की उसने। अब बात ये थी कि मेरे दोस्त अहबाब के अंदर कोई भी जावेद नाम का आदमी नहीं है। उसने मेरी कमजोरी से फायदा उठाया कि मैं बोलूंगा कि जी हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, जावेद बात कर रहे थे, जावेद भाई क्या हाल चाल है। अब उसके सामने नाम तो आ गया ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ये होशियारी की थी कि मैंने वो नाम लिया कि जिसका, जो मेरे हल्का अहबाब में है ही नहीं, मेरे सर्कल में कोई जावेद नाम का आदमी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से मुझे पता चला कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। बीच में ये भी हो गया था कि सऊदीया के नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, हाँ तला क्या हाल है? मैंने कहा जी फरमाइए, आप कौन बात कर रहे हैं? कह रहे पहचाना। अब बात क्या होती है कि भाई हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार तो बाहर मुल्क में होता है, दुबई में होगा, कनाडा में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। आप कहेंगे अच्छा आप जो है वो बशीर मामू बात कर रहे हैं, क्या हाल है, कैसे? हाँ हाँ बेटा मैं बशीर मामू बात कर रहा हूँ, मेरा नंबर चेंज हो गया था, घर में सब खैरियत है, ये वो। फिर बेटा वो थोड़े से पैसे चाहिए, ये बंदा भी आ रहा है, तुम उसको दे दो, बाकी मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। हुआ क्या कि खुद उसने आपके मुंह से निकलवाने की कोशिश की, कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसके जरिए से उसकी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो, और फिर उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करे। तो तरीक़ेकार इसका यही होता है, जो मैंने तरीका अडॉप्ट किया हुआ, कि एक बिल्कुल फर्जी नाम, जिसका पता हो कि भाई ये बंदा हो ही नहीं सकता, कि ये बंदे की कॉल आ रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं। वंस अगेन अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें, पैनिक में ना आए, बहुत ज़्यादा खुश भी ना हो, बहुत ज़्यादा अफसरदा भी ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हो। दूसरे सामने वाले की बात को समझें, और उसकी बात को समझने के बाद फैसला करें कि हमने उस पर प्रोसीड करना है या नहीं। अब इसी एग्जाम्पल से मिलती जुलती एक टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, ये नया टॉपिक है, और इस टॉपिक का ताल्लुक स्कैम से ही है, धोखे से है। आज जो है हमारे एक लेक्चर जो है, अभी तक 50 मिनट होने वाले हैं, और लेक्चर हमारा चल रहा है, 48 मिनट्स हो चुके हैं। तो लेक्चर अभी अभी हमारा थोड़ा सा और चलेगा। तो ये होता है ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा या नुकसान। आप लोग खुश हो रहे थे कल कि जी आज तो हमारी छुट्टी है, लेकिन आज देखें, आज इतना लंबा लेक्चर होने वाला है कि आप क्या, इससे अच्छा था कॉलेज ही आ जाते। अच्छा, तो अब ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी दी थी आपको, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप सोचें इस वर्ड को की प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका तलफ़ुज़ क्या है, इसको कहते क्या है? PHISHING, PHISHING, इसे कहते क्या है? सोचे थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन है फिशिंग। मछली का जो शिकार होता है ना, फिशिंग, इसकी तलफ़ुज़ भी यही है, फिशिंग। अगरचे इसकी स्पेलिंग में एफ की जगह क्या आ रहा है? PH। आगे बढ़ते, ये फिशिंग है क्या चीज? फिशिंग धोखा देने का वो तरीका, और ये बड़ा खतरनाक तरीका होता है, जिसके जरिए से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाए, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने पे मजबूर किया जाए, और बाद में उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिस यूज किया जाए, एब्यूज किया जाए। ये तरीके, यानी कि आपको कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किया जाए कि आप अपना नाम, अपना CNIC नंबर, अपना घर का एड्रेस, आप जो है अपना एड्रेस वगैरह हो गया, CNIC नंबर हो गया, इसी तरीके से आप जो है
अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, अपना एटीएम कार्ड का पिन कोड बताने पे मजबूर हो जाए, एटीएम कार्ड का पिन कोड बताने पे मजबूर हो जाए। कोई ऐसा तरीका जिसके जरिए से आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो नहीं देनी चाहिए वो दे रहे हैं, या पासवर्ड बता रहे हैं आप। ओके, इस तरीके कार को कहते हैं फिशिंग। और ये फिशिंग के वर्ड से ही आप समझ जाएंगे, जो आपको नजर भी आ रहा है कि ये मछली का शिकार किया जा रहा है। तो फिशिंग का में यही होता है कि आपके सामने कोई ऐसा चारा लटकाया, जैसे मछली को पकड़ते हैं ना, कैसे पकड़ते हैं, कांटे के ऊपर कुछ चारा लटका देते हैं। मछली जो है उस कांटे की तरफ गई, ये सोच के कि भाई वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो जो है ना बड़ी दावत हो रही है मेरी। बैठे बिठाए वो जो मैंने, मछली भी कहती होगी, वो जो मैंने पीर बाबा जी से मैंने तावीज लिया था, उस तावीज का असर है कि बैठे बिठाए जो है ना मुझे आज जो है ना ये रोजी मिल गई। और जब वो उस रोजी के ऊपर मुंह मारती है तो पता चलता है कि हलक पे हुक फंस जाता है, और फिर वो बंदा उसको लेके बाहर निकाल लेता है। मछली तड़पती है, लेकिन तड़पने का कोई फायदा नहीं होता, वो मर जाती है। तो यही चीज होती है फिशिंग के अंदर, कि आपके सामने कोई चारा लटकाया जाता है और आप खुश होते हैं कि यार ये तो लगता है कुछ जेन्युइन मेल आई है, कुछ जेन्युइन मैसेज है, कोई अच्छा मैसेज है। लेकिन वहीं से फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है, और फिर उसको वो अब्यूज करते हैं, वो मिस यूज करते हैं। ये चीजें सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ भी होती है। मसलन इसकी एक तरीका है, आपके पास जो है मेल आई फेसबुक की, और कहा गया कि आपका अकाउंट हैक हो रहा है, पासवर्ड चेंज करें। आपका पासवर्ड किसी ने चेंज किया, जल्दी से लॉगिन करके चेंज करें। आपने कहा मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा लिंक्डइन अकाउंट, और हो ये तो जाने वाला है। जल्दी से आपने उस मेल पे क्लिक किया, लिंक के ऊपर, और वहां पर जाके अपना पासवर्ड डाला, अपना ईमेल एड्रेस डाला। लेकिन पता चला कि जी वो झूठा पेज था, और उस पेज पे क्लिक करने की वजह से आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो उनके पास चली गई। उन्होंने कहा अच्छा इसका ये पासवर्ड है, इसका ये ईमेल एड्रेस है। अब बस उसके जरिए से एक्चुअल फेसबुक अकाउंट में उन्होंने लॉगिन किया, और वहां पर सारा आपका अकाउंट उन्होंने हैक कर लिया। ओके, आपके एक्चुअल इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिंक लॉगिन किया और वहां पे उसको हैक कर लिया। या आपके अकाउंट से आपके दोस्तों को मैसेजेस करना शुरू कर दिया कि भाई मैं जो हूं ना तलहा बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, थोड़ा पैसे भेज दो। ये कर लिया। या आपके अकाउंट से उन्होंने इश्तेहार भेजने शुरू कर दिए। ओके, बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है, कि एक दफा मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एक ईमेल अकाउंट था बहुत पुराना, वो ऐसे ही हैक हुआ था। तो मैं एक वेबसाइट पे गया था, और वहां से मुझे ना कुछ चीजें डाउनलोड करनी थी। ये जो हमारे राउटर्स वगैरह होते हैं ना, सिस्को के राउटर्स होते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मुझे वो डाउनलोड करना था। बहरहाल, तो मैंने अपने ईमेल एड्रेस वगैरह पासवर्ड डाल दिया। पता चला कि अगले दिन उठा तो पता चला कि मेरे अकाउंट से बहुत सारे लोगों के पास जो है वो इश्तेहार भेजे गए। तो उन्होंने मेरे उस ईमेल एड्रेस से, उस पासवर्ड की मदद से मेरे अकाउंट में लॉगिन कर लिया था, और मेरे ईमेल एड्रेस को उन्होंने इस तरीके से हैक कर लिया था। तो उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। उस जमाने में इतना लोग ईमेल भी यूज नहीं करते थे, लेकिन यह था कि मेरे अकाउंट से उन्होंने मेरे जो सर्कल में लोग थे, जिन जिन का मेरे पास ईमेल एड्रेस था, उन सबको उन्होंने इश्तेहार भेजा था। तो आजकल में यही काम फेसबुक के जरिए से हो रहा है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह सबके जरिए से हो रहा है। अपने अपने तरीके हैं। आपका अकाउंट हैक कर सकता है, आपके दोस्तों को मैसेज किया जा सकता है, ठीक है। आपके अकाउंट को चोरी कर लिया, अब आपसे पैसे की डिमांड की जाए कि उसका पासवर्ड मैं नहीं दूंगा, अगर जो है तो मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें पासवर्ड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। आपके अकाउंट से उसने कोई तौहीन मजहब वाली पोस्ट कर दी, और उसके जरिए से फिर ब्लैकमेल कर रहा है आपको। या आपके अकाउंट से कोई गंदी तस्वीरें अपलोड कर दी, और फिर उसके जरिए से आपको ब्लैकमेल करे। अब आप सोचें, आजकल एआई की मदद से तस्वीरों को फेक पोर्नोग्राफी बनाना पॉसिबल है। ओके, किसी की भी तस्वीर हो, उसमें चेहरा किसी का भी लगा दो, और वो आप ही के फेसबुक अकाउंट से, आप ही के इंस्टाग्राम से, या आपके लिंक्डइन पे अपलोड हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे कि ये जो खातून है, क्या ये ऐसी है? ये खातून जो है अपनी ऐसी खराब तस्वीरें क्यों अपलोड कर रही है? तो इससे आप पे कितनी बदनामी होगी, आपके खानदान में कितनी बदनामी होगी, आपके रिश्तों पे इससे क्या असरात होंगे। तो अब वो आपको ब्लैकमेल करे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अकाउंट का, फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है, मैं तुम्हारी तस्वीरें इसमें डाल दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ये सब का आगाज कहां से हुआ? फिशिंग से हुआ। उसने कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया, आपके पास ऐसी ईमेल आई, मैसेज आया कि आप उस लिंक पे क्लिक करने पे मजबूर हो गए। वहां पे आपने पैनिक के अंदर सोचा नहीं मैं क्या करूं, और आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे डाल दी, और वहां पे डाल के वो सारे का सारा उसने आपको हैक कर लिया। आगे बढ़ते हैं इसके, और हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि इसको फिशिंग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, जब इसके स्पेलिंग के अंदर पीएच आता है तो उसको फिशिंग क्यों कह रहे हैं? तो भाई बात यह है कि ये धोखा देने का वो तरीका था, ये बहुत पुराना वर्ड है।
पुराने वर्ड से मुराद ये कि जब ये आपकी टेलीफोन लाइंस बिछना शुरू हुई थी ना यूएस में, उस जमाने में ये वर्ड आया। तो फिशिंग का वर्ड तो था ही था कि फिशिंग की जाती है। फिशिंग के लिए सामने चारा लटकाया जाता है, मछली जो होती है उस चारे पे मुंह मारती है, लेकिन हुक उसके हलक में अटक जाता है और फिर इस तरह से मछली का शिकार किया जाता है। तो धोखा देने का ऐसा तरीका जिसमें सामने कुछ जेन्युइन सी चीज चारा लटकाया जाए और उस चारे को आप अपने मुंह में ले लें, ओके, अपना उसको जल्दी से दबोचें और पता चला हुक आपके गले पे फंस जाए। तो धोखा देने का ऐसा तरीका जो कि फिशिंग था। अब जब उसी धोखे के तरीकेकार को वो करने लगे बजरिया फोन करने लगे, तो वहां से उन्होंने वर्ड लेकर आ गए फिशिंग। ये वाला फिशिंग, पीएच लगा दिया। फिशिंग ही हो रही थी, फिशिंग के तरीके से धोखा दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि ये धोखा फोन के जरिए से हो रहा था तो उन्होंने एफ को हटा के पीएच फोन का लगा दिया, तो ये हो गया फिशिंग। तलफ्फुज वही है फिशिंग वाला, लेकिन स्पेलिंग उसकी क्या हो गई, पीएच के साथ। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैंने इस इमेज को लिया तो साथ ही साथ मैंने उसकी सोर्स भी दी हुई है। अच्छा जी, अब आप इसमें देखें कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मेल आई है, ऑफिस 365 का लोगो भी है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट भी लिखा हुआ है, फिश डिलीवर्ड ड्यू टू टेनेंट और यूजर ओवरड्राइव। ओके, आपके अकाउंट की मदद से कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, और देखिए टेक्निकल सी लैंग्वेज है, सेवियरिटी हाई। आपने कहा यार ये सेवियर भी है, इसकी सेवेरिटी जो है वो हाई भी है, सिक्योरिटी लेवल अलर्ट भी है, ऑफिस का लोगो भी है। यार ईमेल तो ऐसी ही होती है, माइक्रोसॉफ्ट से तो ऐसी ईमेल आती है। आपने जल्दी से क्लिक किया व्यू अलर्ट डिटेल्स पे, लेकिन जो लिंक उसने खोला तो उस लिंक पे गए तो पता चला कि भाई वो लिंक शक्ल उसकी बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट जैसी है। शक्ल उसकी, जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट खुलेगी उसकी शक्ल वही होगी जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट की, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट नहीं होगी। उसने आपके सामने चारा लटकाया, चारे के लटका के उसने एक पैनिक क्रिएट किया, आपने क्लिक किया और पता चला कि उसने आपको धोखा दे दिया। अब आप यहाँ पे देखें, इसका ईमेल एड्रेस पे गौर करें, इसका डोमेन क्या है, email-records.com। .com TLD है, डोमेन क्या है, email-records। तो हमें इसी से पता चल जाएगा कि भाई ईमेल फेक है। सिर्फ लोगों से धोखा ना खाए, जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ आ रहा है ये यूजर नेम का आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूजर नेम है। हमें तो ईमेल एड्रेस को देखना था, हमने ईमेल एड्रेस के डोमेन को देखा, हमें ईमेल एड्रेस के डोमेन को देखना था। डोमेन को देखा तो पता चल गया कि भाई धोखा हुआ है, ये ईमेल सही नहीं है, सही बंदे ने नहीं भेजी है। उसने सूरत वही इख्तियार की है जो ऑफिस की, जो माइक्रोसॉफ्ट की होती है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। तो ये एक फिशिंग की एग्जाम्पल है कि वो कह भी रहा है कि मैं फिश डिलीवर कर रहा हूं, वो कह भी रहा है, ओके, और इसके जरिए से वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो अब ठीक है, अब अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगेन ये आपके पास मेल आई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की, योर पासवर्ड चेंज। ओके, आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला अकाउंट, इसका पासवर्ड चेंज हो गया है। पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से किसी ने किया है, किसी ने सफारी ब्राउजर यूज किया था, ये उसका आईपी एड्रेस है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अपने पासवर्ड को रीसेट करें। अमूमन ऐसे ही होते हैं, जब हम पासवर्ड चेंज करते हैं तो हमारे पास ये मेल आती है कि आपका पासवर्ड चेंज हुआ है। तो आपने कहा कि हाँ यार लग तो रहा है कि वाकईतन ये वही वाली मेल है, क्योंकि लबो लहजा, इसमें कोई हमें स्पेलिंग की मिस्टेक भी नजर नहीं आ रही, कोई ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं है, इसके अंदर वही तरीका, वही शक्ल, वही सूरत इख्तियार की है जो माइक्रोसॉफ्ट की मेल की होती है। लेकिन 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 जब आपने इस लिंक पे क्लिक किया रीसेट योर पासवर्ड के ऊपर, तो पता चला कि उसने जो वेबसाइट खुलेगी वो वेबसाइट शक्लन माइक्रोसॉफ्ट जैसी होगी, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की नहीं होगी। अब आपको आपने चूंकि पैनिक में है, आपने गौर नहीं किया, तो आपने वहां पे जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी और दैट्स इट। आपका इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल, आपकी पासवर्ड लीक हो गया, आपकी दीगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई और इस तरह से उसके पास पहुंच गया, उसको जैसे चाहे अब्यूज करे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मेल आई है हमारे पास, वो डोमेन हमारे पास कौन सा है, msupdate.net। एमएस अपडेट के माइक्रोसॉफ्ट से क्यों नहीं आई? एमएस अपडेट, अब देखो उसने होशियारी की है, एमएस अपडेट माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का मतलब अब वो धोखा देना चाह रहा है कि आप ये सोचें कि ये माइक्रोसॉफ्ट से आई है, ओके, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट से नहीं आई है। ये एमएस अपडेट ऐसी उसने डोमेन लिया है, इसका माइक्रोसॉफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसको यूं भी चेक कर सकते हैं कि आप जाके वेबसाइट को खोलें और msupdate.net और देखें कौन सी वेबसाइट आ रही है। आगे चलें, लिंक्डइन। अब आप देखें जिस तरह से हमारे पास फेसबुक के मैसेजेस आते हैं, ऐसे लिंक्डइन के आते हैं। तो अगेन लिंक्डइन की एग्जांपल है बिल्कुल वही वाला, व्हाट योर नेटवर्क हैज बीन अप टू, सी व्हाट्स न्यू,
ये लिंक्स वगैरह आ गए, मैसेज टू इन्विटेशंस। अब वंस अगेन आपने यही सोचा कि भाई इस किस्म की मैसेजेस तो आते ही रहते हैं, लिंक्डइन से भी आते हैं, इंस्टा से भी आते हैं, फेसबुक से आते हैं, टिकटॉक से आते हैं, क्लिक करते हैं देखो क्या होता है। लेकिन पता चला कि आपने जब क्लिक किया तो वो कुछ दूसरी वेबसाइट थी। वो खुलेगी वेबसाइट, उसकी शक्ल ऐसी ही होगी, लिखा हुआ होगा linkedin.com और सब लोगो वगैरह वही होगा। वो आपसे बोलेगा ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड डालो। आपने ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला, आपने अपने एक्चुअल ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला, अब वो उसके पास पहुंच गया, उसने अपने पास सेव कर लिया। ओके, और फिर उसने कहा सॉरी पासवर्ड इनकरेक्ट, फिर वो आपको ले गया एक्चुअल वेबसाइट पे, वहां पर जाके डाला, आप लॉग इन कर लिया। लेकिन बीच में जो उसने धोखा दिया था ना, बीच में जो उसने धोखा दिया था, उस धोखे की वजह से आपका एक्चुअल पासवर्ड, आपका एक्चुअल ईमेल उनके पास पहुंच गया। अगेन अब यहाँ पे देखो कि careerbuildingcompany.com इस यहां से आई है, लिंक्डइन तो नहीं लिखा हुआ। तो लिंक्डइन नहीं लिखा हुआ तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये धोखा है, इसका ताल्लुक लिंक्डइन से नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, careerbuilding.com। लिंक्डइन की ईमेल लिंक्डइन से ही आएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाईजान आपका जो अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है, सितंबर, अभी हम बात कर रहे हैं सितंबर की ना, तो ये सितंबर के अंदर ही हुआ है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हैक हुआ है और जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसमें तहलका मचा हुआ है कि उसने गलत डोमेन से उसको सबके पास ये मैसेज गया, जिसने क्लिक किया कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट की और अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करते करते उसने अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसने भेज दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोमेन आया है npmjs.help, इसका tldA.help और नाम क्या था npmjs। तो ये मिलते जुलते नामों के जरिए से धोखा देने की कोशिश की गई और आप यकीन करें कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस पे धोखा खा गए, मशहूर और मायानाज डेवलपर्स धोखा खा गए। तो मकसद ये कि ऐसे भी लोग जो हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि धोखा खा सकते हैं, हम समझते कि यार इनको तो नॉलेज ही होगी, वो भी धोखा खा जाते हैं। तो फिशिंग जो है एक बहुत खतरनाक चीज है और फिशिंग के जरिए से आपको पैनिक क्रिएट करके आपके सामने चारा लटकाया जाता है। सॉरी, सबसे पहले तो चारा लटकाते हैं, लगता है कि जेन्युइन मेल आई है, जेन्युइन मैसेज आया है, आप क्लिक करते हैं, वहां जाके फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि शक्ल सूरत वही होती है जो कि उस फेक शक्ल होती है, झूठी शक्ल होती है, लेकिन वही शक्ल होती है जो कि ओरिजिनल वेबसाइट्स वगैरह की होती है और आपको समझ नहीं आता, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देते, फिर बाद में आपको इस तरह से लॉस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिशिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बजरिया ईमेल आए। फिशिंग जो होती है वो बजरिया एसएमएस भी हो सकती है और बजरिया सोशल मीडिया मैसेजेस भी हो सकती है कि वो आपको इसके तरीके से फिश करे, आपके सामने चारा लटकाए। ओके, एसएमएस के जरिए भी हो सकता है कि मैं एफआईए का बंदा बात कर रहा हूँ, मैं बैंक का बंदा बात कर रहा हूँ, या बजरिया सोशल मीडिया मैसेज भी हो सकता है। ओके, तो मतलब यही हुआ कि फिशिंग के अंदर हो क्या रहा है कि वो आपको एक फेक दिखा रहा है, 2 नंबर बहरूप भर के, ओके, डिस्गाइज के जरिए से, बहरूप के जरिए से वो आपको गलत वो दिखा ये रहा है कि मेरा ताल्लुक फेसबुक से है, मेरा ताल्लुक एफआईए से है, मेरा ताल्लुक पीटीए से है, मेरा ताल्लुक नादरा से है, मेरा ताल्लुक बैंक से है, मेरा ताल्लुक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से है। आपके सामने चारा लटका के वो आपको इस तरह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करता है। ओके, अब आप खुद सोचें कि अगर अभी आपके पास कॉलेज से कॉल आती है कि हम कॉलेज से बात कर रहे हैं और हम जो है कराची यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं और आपकी डिग्री हम रोक रहे हैं या आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आप जो है अपना एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह हमें दें, हमें ये इन्फॉर्मेशन दें, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई मैसेज आता है, तो क्या आप घबरा के उसको जवाब नहीं देंगे, जी जी मेरा ताल्लुक कराची है, जी जी मेरा ये नाम है, मेरा ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, ये मेरा सीएनआईसी है? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपके पास कॉल आ रही है तो आप घबरा जाएंगे। जबकि दूसरे बंदे का ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से नहीं था, ओके, उससे जस्ट प्रिटेंड किया कि मेरा ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है और आपने सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी। अब उसके बाद उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के जरिए से वो आपको बाद में अब्यूज करेगा, ओके, तो किसी और तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये चीजें होती है। अब इसके क्या रेड फ्लैग्स हैं, कैसे पता चलता है? अच्छा, अभी सारी बातें ऐसी हैं जिसको हमने पहले क्लास में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। हमने जब से स्पैम का टॉपिक शुरू किया तो हमने स्पैम के साथ साथ स्कैम को भी कवर करते रहे। फिशिंग और ये तमाम चीजों में ना आपस में बहुत गहरा ओवरलैप है। स्पैम के जरिए से स्कैम हो रहा है, स्कैम के अंदर फिशिंग भी शामिल है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि तमाम बातों को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको बस देख रहा हूँ, वही वाली बात देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 के जेनेरिक ग्रीटिंग होगी, टू गुड टू बी ट्रू, सस्पिशियस लिंक होगा, स्पेलिंग्स होंगी, ग्रामर मिस्टेक्स होगा,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा होगा, भेजने वाला कोई गलत बंदा होगा, अर्जेंट लैंग्वेज यूज कर रहा होगा। अगेन ये सब बातों को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अर्जेंट लैंग्वेज होगी, ओके भाई, कि कुछ मसला होने वाला है, आपका अकाउंट हैक हो चुका है, पासवर्ड चेंज करें, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, ताकि आप घबरा के सादा सोचे समझे बगैर क्लिक कर दें। या फिर जो है भेजने वाला ही बंदा गलत होगा, जैसे कि हम देख चुके हैं अब तक जितनी भी फिशिंग की एग्जांपल्स हमने देखी थी, सब में जो सेंडर का ईमेल एड्रेस था वो गलत था, उसका डोमेन ही गलत था। तो कहीं पे डोमेन मिलता जुलता था, npm js हेल्प ये जो था ना, उसको देखो। अब npm आप लोग यूज नहीं करते तो इसलिए आप लोग को नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ npm js एक बहुत पॉपुलर चीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो लेकिन डोमेन का टीएलडी क्या था, डॉट हेल्प, ये उसका टीएलडी नहीं है। तो जो भाई थे हमारा जो धोखा खा गए, जितने भी भाई हमारे धोखा खा गए, सबको चाहिए था कि वो टीएलडी जरूर चेक करते। इन्होंने टीएलडी चेक नहीं किया तो इसी में उनका नुकसान हो गया। ओके, तो मिलता जुलता नाम भी हो सकता है, ठीक है, सेंडर जो है वो मिलता जुलता नाम से आपको धोखा दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही वाली बात कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेगा, आप अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दें, अपना अकाउंट नंबर, अपना कार्ड नंबर, पिन नंबर, और इसी तरीके से एनआईसी नंबर। अच्छा, अब आप कह सकते हैं सर अगर मैंने किसी को अपना एनआईसी बता दिया तो क्या हुआ? होता ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बाद में कोई दूसरा उसी इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मसलन एक शख्स ने आपसे कॉल करके आपका कहा कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, और उसने कहा कि आपकी डिग्री वगैरह, आपका एडमिशन कैंसिल होने वाला है। आपने घबरा के सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, आपने अपना सीएनआईसी नंबर दे दिया, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अब चंद दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद, उसके साथी ने आपको कॉल किया। तो उसके साथी ने कॉल किया कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, और आपका नाम ये है, आपका सीएनआईसी नंबर ये है, आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, आपका एड्रेस ये है, हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब आप समझ रहे हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, तो लाजमी सी बात है ये बंदा बैंक का होगा, क्योंकि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बैंक में दी थी। लेकिन वो बंदा, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन बैंक से नहीं आई थी। जो 2 हफ्ते पहले दूसरे बंदे ने कराची यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा बन के आपको कॉल की थी ना, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास वहां से आई थी। तो ये तरीका होता है कि इस तरह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अब्यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर धोखा हो रहा है, जैसे हमने ईमेल्स के एग्जाम्पल में देखा, तो आपने लिंक पे क्लिक किया, एक फेसबुक से मिलता जुलता पेज खुल गया, वहां पे आपने अपना फेसबुक का ईमेल एड्रेस डाला, अपना फेसबुक का पासवर्ड डाला, और लेकिन यूं उसके पास आपका फेसबुक का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पहुंच गया। उसको पता चल गया, अच्छा जी ये है खातून, ये इनका ईमेल एड्रेस है, ये उनका पासवर्ड है। उसने जल्दी से, आपसे पहले उसने अपनी तरफ अपने कंप्यूटर से आपके अकाउंट में लॉग इन किया, आपका अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया। अब आप उस अकाउंट से बाहर लॉक हो चुके हैं। अब आप उस अकाउंट के ओनर होने के बावजूद उस अकाउंट में लॉग नहीं कर पा रहे। अब वो आपको ब्लैकमेल करेगा, आपकी तस्वीरों का अब्यूज करेगा, आपके फ्रेंड्स को मैसेजेस भेजेगा, इश्तिहार भेजेगा, ब्लैकमेल वाला कंटेंट अपलोड करेगा, मजहबी तौहीन का मवाद अपलोड कर सकता है, खराब तस्वीरें अपलोड कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अपलोड कर सकता है, ताकि आपको ब्लैकमेल करे कि तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। या उसने आपके अकाउंट से अपलोड कर दिया, ओके, और फिर तीसरे बंदे ने, उसके गैंग के तीसरे बंदे ने आपको कॉल की, मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ, आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो पूरे गैंग होता है, पूरी चेन होती है, एक ने एक काम किया, दूसरे ने दूसरा काम, तीसरे ने दूसरा काम किया, इस तरह से धोखा दे रहे होते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको हो गया कि उसके अंदर स्पेलिंग की, बाज दफा स्पेलिंग की, ग्रामेटिकल की मिस्टेक होती है, लेकिन लाजिम नहीं होता, लाजिम नहीं होता, अमूमन होती हैं। और वो यूं करते हैं ताकि वो इस तरह से आपको जो बेवकूफ लोग हैं उनको फिल्टर आउट कर सकें। ऐसे कौन से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको इन सब चीजों का शऊर नहीं है, समझ नहीं है, और हम उनको इस तरीके से मतलब उनको बेवकूफ बना सकें। उसके बाद आ गया कि इसमें कोई लिंक होगा, कोई अटैचमेंट होगा, अमूमन वंस अगेन वही वाली बात के कुछ काम करने पे मजबूर करेगा आपको। जेनेरिक ग्रीटिंग होती है, इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। टू गुड टू बी ट्रू, इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। तो अब आप देख लें एक और, एक दफा तमाम बातों की रोशनी में देख लें एक और एग्जांपल। यू हैव 2 मैसेजेस दैट विल बी डिलीटेड इन अ फ्यू डेज। ओके, आपके पास 2 मैसेजेस हैं जो कि डिलीट कर दिया जाएगा। शक्ल बिल्कुल फेसबुक जैसी है, ओके, लेकिन भेजने वाला कौन है? lionscompany.com। तो भाई इससे पता चल गया इसका फेसबुक से कोई ताल्लुक नहीं है। सब्जेक्ट के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक है। इन अ फ्यू डेज डिस्क्लोज, कोई तुक नहीं है उसका, ठीक है। और बाकी ये कि जी शक्ल बिल्कुल फेसबुक जैसी है। जब आप व्यू मैसेजेस पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक खुलेगा ना वो भी फेसबुक जैसा ही होगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना व्यू मैसेजेस पे या गो टू फेसबुक, तो जो पेज खुलेगा उसकी शक्ल भी फेसबुक जैसी होगी।
लेकिन वो फेसबुक नहीं होगा। इसीलिए भाई आपका जो डोमेन नेम का जो डोमेन नेम पे हमने इतना काम किया था कि यूआरएल को समझना, डोमेन को समझना, टीएलडी को समझना क्यों जरूरी है, इसीलिए उस पर हमने इतनी प्रैक्टिस की थी। ठीक है जी। और अब आप लोग सोचें, गौर करें, इनमें से कौन सा वो तरीकाकार है जिसको डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है, कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि सबसे मुश्किल तो यही है। इसका असाइनमेंट अभी आएगा, अभी से बता रहा हूँ। गौर करें कि फिशिंग के अंदर, जो स्कैम के अंदर जितने भी तरीके बताए उनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जिसको डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं, अगेन हमने इसको बहुत ज्यादा गौर कर चुके हैं, इस पर बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। वंस अगेन 1:10 हो चुके हैं। आप लोग और घर से पढ़े, आप लोग ऐसे ही लंबे लंबे लेक्चर सुनने को मिलेंगे। अच्छा जी। तो एक तरीका ये कि भाई कोई भी मैसेज आए, एसएमएस आए, कॉल आए, सोशल मीडिया मैसेज आए, जहन को हाजिर रखें, गौर करें कौन है, क्यों भेजा है, और उसके बाद उसके ऊपर फैसला करें। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लिंक पे क्लिक कर दें, ऐसा मत करें। उसके बाद जो है किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले गौर करें, क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है, कहाँ पे जा रहा है लिंक। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो रही, क्यों दे रहा हूँ किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एनआईसी क्यों दे रहा हूँ, किस लिए मांग रहा है। तमाम बातों पर गौर करें, आंख बंद करके हर किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना देते रहें। किसी से भी कोई बात करें, कम्युनिकेट करें, तो उससे पहले अपने आप को वेरीफाई कर लें कि वेरीफाई करें कि भेजने वाला कौन है। जब उसको वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही आप प्रोसीड करें, वेरीफाई किए बगैर इसको प्रोसीड ना करें। और जो भी तरीका हो सकता है, बैंक कॉल करनी है तो बैंक कॉल करें, किसी से मिलना है तो मिलके वेरीफाई करें, लेकिन आंख बंद करके सिर्फ उसकी मतलब शक्ल सूरत देख के, उस ईमेल का हुलिया देख के या उसका नंबर देख के आप परेशान मत हो कि यार ये तो बंदा जेन्युइन लग रहा है, ऐसा नहीं होता। तो बात वही है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास आगाही होनी चाहिए, हाजिर दिमाग रहें, सोचें, गौर करें। और इसी तरीके से आप इन तमाम जो मौजूदा दौर के धोखे हैं, फिशिंग के तरीक़ेकार हैं, उनसे आप इसी तरीके से बच सकते हैं। और अगर आप नहीं सोचेंगे, नहीं तवज्जो देंगे, नहीं गौर करेंगे, तो आप इन तरीकों से नहीं बच पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है और 1 घंटा 12 मिनट हो चुके हैं। एक फ़ायदा ये हुआ ऑनलाइन लेक्चर का कि मैंने इस लेक्चर को एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया, वरना शायद ये लेक्चर मैं 2 से 3 दिन में करता। तो अब आप लोग देखें, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर हम इसकी रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।